88.4 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो श्रीदेव। और आज रेडियो श्रीदेव पर हम एक विशेष चर्चा श्रोताओं करने आए हैं। श्रोताओं, आज आप सभी जानते हैं कि पशुपालन जो है वो हमारे जो किसान भाई बहन हो गए या फिर जो पशुपालक है उनकी आय का एक मुख्य आधार बन जाता है। लेकिन कई बार छोटी छोटी समस्याएं हैं जो बड़ा नुकसान कर देती हैं, और ऐसी ही एक समस्या है पशुओं में बाहा परजीवी, जैसे किलनी हो गया, जू और माइटस लगना जैसे हो गया। ये परजीवी श्रोताओं पशुओं के शरीर पर उनका नुकसान करते हैं, और क्या इसके प्रभाव होते हैं, इन सभी सवालों के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेकानंद जी, जो कि पशु चिकित्सक हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मौजूद विषय चुना है, और ये चूँकि अब गर्मी आने वाली है और नमी पड़ने वाली है, इसलिए ये बहुत ही सामयिक प्रश्न है इसमें। तो इसमें जो है वो किसान भाइयों को अभी हम बहुत सारी बातें बताएंगे जी, और आप जो है वो ये भी जानेंगे कि किलनी मतलब कौन कौन से जो है वो बाह्य परजीवी होते हैं, कहाँ लगते हैं, तो इन सब पर चर्चा करेंगे अभी। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि ये जो परजीवी होते हैं, बाहा परजीवी, ये आखिर है क्या है? अगर हमारे किसान भाई बहन अगर सुन रहे हैं तो आसान भाषा में आप उनको कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, हम लोग पशुओं की बात कर रहे हैं, तो पशुओं में भेड़, बकरी, भैंस, गाय, घोड़ा, ऊँट इत्यादि पशु आते हैं, और जो सूकर भी आते हैं, और छोटे बत्तख और मुर्गी भी आती हैं जी। तो हम अभी ख़ास तौर से जो है वो बड़े पशु और बकरी और भेड़ और सूकर की बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कैमल भी कम है, ऊँट भी कम है, और घोड़े भी बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है। कोड़ों को भी वही दवाई इस्तेमाल की जाएगी जो गाय भैंस के लिए बताएंगे। तो इसमें मुख्य बात यह है कि बाह्य परजीवी किसे कहते हैं। दो तरह के परजीवी होते हैं, एक अंतः परजीवी, एक बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर रहते हों जी, जैसे आंत के अंदर रहते हैं, लीवर में, किडनी में, फेफड़ों में, दिल में, हार्ट में, तो वो सब जो शरीर के आंतरिक अंगों में रहते हैं उन्हें कहते हैं अंतः परजीवी। ठीक है, जैसे केचुए, पेट के केचुए हो गए, या फीता कृमि हो गया, या और बहुत सारे जो है हार्ट बर्म हो गया, ये सब जो है वो अंदर रहते हैं, तो उन्हें आंतरिक परजीवी कहते हैं। बाह्य परजीवी जो आंखों से साफ तौर पर दिखते रहते हैं, और बाहर जो है वो बाह्य परजीवी या तो जो है वो उनके जो प्रभावित करने वाला अंग है वो है त्वचा। पशु का और मनुष्य का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ये इस तरह समझ लीजिए कि एक तरह से बाउंड्री वाल काम करता है, चार दीवारी का, बाउंड्री वाल भी नहीं बल्कि चार दीवारी काम करता है। जैसे मान लो कोई कमरा, हमारा शरीर है, तो कमरे की चार दीवारी त्वचा है। अगर त्वचा ही टूट गई, त्वचा ही डैमेज हो गई या ख़राब हो गई इन परजीवियों के कारण, और जो है तो समझिए घर की चार दीवारी टूट गई कमरे की, तो कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी चीज़, वो समझिए बहुत ही खतरनाक जो है स्थिति होगी, कोई भी चीज़ अंदर आ जाएगी जी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है बाह्य परजीवों के बारे में जानना। बिल्कुल। तो ये जो परजीवी होते हैं, जैसे आपने एक तो बता ही दिया कि त्वचा को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या अन्य अंग हैं या फिर अन्य शरीर के भाग हैं जिनको ये प्रभावित करते हैं, और वो कौन से हैं? देखिए, बाह्य परजीवी इस जो हमने बताया त्वचा को प्रभावित करते हैं। त्वचा के माध्यम से वो खून पीते हैं, मतलब यानी कि उसको ब्लड को सक करते हैं, तो इस तरह से वो पूरे शरीर को ही इन्फेक्शन देते हैं जी। बहुत सारे अंग को प्रभावित करते हैं, उनमें तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं। जैसे किलनी से जो है एक इन्फेक्शन होता है, जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है, जिसे थैलेरिया कहते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके अलावा जो एक डांस मक्खी होती है जिसे सैंड फ्लाई कहते हैं, उसके द्वारा ट्रिपनोसोमा का इन्फेक्शन होता है, जिससे सर्रा कहते हैं आम भाषा में लोग। ठीक है, इसी तरह से अगर वो कोई इन्फेक्शन नहीं भी दे रहे हैं तो समझिए कि वो हीमोग्लोबिन कम कर रहे हैं, खून को जो है वो अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो जानवर कमज़ोर होता जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है उसके उत्पादन क्षमता में असर डालती है। तो इसलिए जो है वो इसको बहुत ही तरीके से जो है हमको समय से इसको जो है नियंत्रण करना चाहिए। बिल्कुल। तो एक तो आपने बता दिया कि ये खून तो चूसते ही हैं पशुओं का, और ये तो अक्सर हमारे किसान भाई भी जानते होंगे या जो पशुपालक हैं वो भी जानते होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम थोड़ा और भी जानना चाहेंगे कि ये जो पशुओं को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ, ये पशु को जैसे एक तो बीमारी देते हैं, तो बीमारी के माध्यम से जो उनको उस बीमारी से नुकसान होता है वो तो नुकसान होता ही होता है। इसके अलावा जब ये शरीर पर बहुत सारी संख्या में आ जाते हैं तो पशु के शरीर पर अत्यधिक
जो स्ट्रेस है यानी मानसिक तनाव और उसको बार बार डिस्टर्बेंस, बार बार जो मानसिक तनाव देते हैं उसके कारण उसकी उत्पादन क्षमता में बहुत कमी आ जाती है और उसकी हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। इसके कारण शरीर पर जो है नकारात्मक असर पड़ता है, उसकी वृद्धि कम हो जाती है, उसको भूख कम लगती है। और इसके अलावा जो है वो कभी कभी पशुओं की जो है वो खून की कमी कारण उसकी जो है अन्य बीमारियां जो है उस पर असर करने लगती हैं, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है प्रोटीन की कमी कारण, हीमोग्लोबिन की कमी कारण, क्योंकि प्रोटीन भी शक करते हैं हीमोग्लोबिन के माध्यम से, हीमोग्लोबिन के रूप में। बिल्कुल। तो इसलिए जो है उसको जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उसे कोई भी रोग लग जाता है, त्वचा रोग भी लग सकता है क्योंकि त्वचा में बहुत सारे छेद हो जाते हैं इनके परजीवियों के माध्यम से। तो कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी जो है बैक्टीरिया, कोई भी विषाणु उसके अंदर आसानी से प्रवेश कर सकता है और उसके कारण पशु की मौत तक हो सकती है, पशु को जो है बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है, क्या ये जो परजीवी होते हैं ये अन्य पशु में फैल सकते हैं और क्या हमारे ह्यूमन में भी आ सकते हैं? हाँ, ये परजीवी जो किलनी है, जैसे कहा मैंने, किलनी जो है वो मनुष्य में भी फैल जाती है, मनुष्य को भी प्रभावित करती है। अगर वो पशु से गिर जाती है और मनुष्य के संपर्क में आती है तो मनुष्य की त्वचा बहुत मुलायम होती है और मनुष्य को वो बीमारी करती है नहीं करती है इसके बारे में तो अभी पक्की तौर पे जो है हम नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत पीड़ादायक होती है और बहुत सारा खून पी जाती है, तो वो मनुष्य के लिए भी स्ट्रेस करती है। इसके अलावा अन्य जानवरों जैसे बकरी है, भेड़ है, उन पर चली जाती है और सूकर पर चली जाती है, सूकर की त्वचा भी बहुत मुलायम होती है। इसके अलावा घोड़ों में चली जाती है वही किलनी, तो घोड़ों को भी वो प्रभावित करती है। तो यानी कि ये किलनी जो है, जो किलनी वो किसी जानवर स्पेसिफिक नहीं है, जानवर के विशेष पर नहीं असर करती हैं, वो अपना भोजन, खून है उनका भोजन है, तो खून जिसमें भी प्राणी में मिलेगा उस पर वो अटैक करके और जो भी उनके अंदर बैक्टीरिया विषाणु होगा वो डाल देंगी। अब वो विषाणु बैक्टीरिया उनके अगर होस्ट स्पेसिफिक होगा यानी कि उस बीमारी करने लायक होगा तो कर देगा, नहीं तो खून तो पी रही है। तो अल्टीमेटली इन बाह्य परजीवियों का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, तो इनके बचाव के लिए हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं और किस जो हम जनरली मतलब एक घर पे कर सकते हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे जी। तो जो बचाव के बारे में जैसा आपने कहा, एक तो सबसे महत्वपूर्ण साफ सफाई रखें। पशु को जो है जाड़ों में तीसरे चौथे दिन गुनगुने पानी से नहलाएं 10 बजे के आसपास, और गर्मी जिस समय बढ़ रही तो इसमें तो 3-4 बार नहला सकते हैं जी। उस ठंडे पानी से न नहलाएं, तो उसमें अपने पशु को एक तो साफ सफाई मैंने जैसे बताया, इसके अतिरिक्त पशु को नहलाना चाहिए गर्मियों में ज़्यादा बार साफ पानी से रगड़ कर उसको अच्छे से जो है, ऐसा नहीं रगड़ना चाहिए कि जख्म हो जाए उसके, लेकिन कोई थोड़ा सा सख्त जो है जो झामे आते हैं उनसे नहला सकते हैं, और जो जिसमें कोई शैम्पू वगैरह ले सकते हैं, शैम्पू लगाकर उसको साफ़ सफाई कर सकते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यदि बात इससे नहीं बनती, नहलाने से नहीं छूटते हैं वो, तो उनको कभी भी उखाड़ना नहीं चाहिए। जो कुछ लोग ना किलनी पकड़ते हैं तो उखाड़ देते हैं उसको और फिर वहाँ पर दवाई लगा देते हैं या जू को उखाड़ के फेंकने लगते हैं, तो वो तरीका जो है वैज्ञानिक नहीं है। तरीका ये है कि उसको जो है वो आप पहली बात तो होने ना पाए ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए। तो जो आपकी पशुशाला है वो हवादार होनी चाहिए। हवादार मतलब एक तरफ से हवा आए, दूसरी तरफ से हवा निकल जाए, ताकि उनका पसीना वहाँ पर ना मरे। और साफ़ सफाई अब रखेंगे तो हवादार रखेंगे और साफ़ सफाई रखेंगे, इससे जो है, और गोबर को तुरंत जो है वहाँ पर हटा देंगे, पेशाब उसके शरीर पर टच नहीं होने देंगे, दूसरे अन्य जानवरों को संपर्क नहीं आने देंगे, तो उनको जो है किलनी होगी नहीं। यदि किलनी हो जाती है तो पशु चिकित्सक की सलाह से बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि आपकी सिंथेटिक पायोथोराइड में आते हैं, डेल्टा मेथ्रिन आता है और एमिट्राज आती हैं, और बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो पशुओं के काम आती हैं। तो उसके जो है वो 1.25% के घोल आते हैं, तो वो पशु चिकित्सक की सलाह से 1 से 2 ml प्रति लीटर, यदि ज़्यादा किलनी का इन्फेक्शन है पशु या जूओं का इन्फेक्शन है, जो जिसे जू भी कहते हैं, हमारे आम भाषा में डींगर भी कहते हैं, बिल्कुल, तो उसमें, और या जो ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसमें 2 से 3 ml भी डाल सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये सब कुछ पशु चिकित्सक की देखरेख में उसकी सलाह के बाद ही होना चाहिए। आपके जो भी नजदीकी पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह से, और इस तरह से करना चाहिए कि जानवर को पहले पेट भरा हो, पानी खूब पिया हुआ हो, और 10 बजे के आसपास ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, उस समय इस दवाई को स्प्रे के रूप में उसके शरीर पर इस्तेमाल करना चाहिए। स्प्रे इस्तेमाल करने के बाद 2-3 घंटे बाद उसको नहला देना चाहिए, और वो जानवर चाट ना पाए तो इसलिए उसका जो है उस पर मुसीका भी बांध देना चाहिए, जो मौत गैग होता है, यानी ताकि वो चाट ना पाए। चाटने से क्या होता है कि पशु की मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन
पशु को अनावश्यक कुछ तरह के नुकसान होने लगते हैं और जो है वो बेचैन हो जाता है। तो ये सावधानी बरतने के बाद, इसके अलावा पशु के शरीर पर जो आपने वो कर दिया है ट्रीटमेंट, लेकिन पशुशाला में वो किलनियाँ जो है कई साल तक उनकी जो झिरी होती हैं जी, उनमें कई साल तक रह सकती हैं, यानी कि 70 साल तक कुछ किलनियाँ बिना कुछ खाए पिए हाइबरनेशन में रह सकती हैं, जो दीवारों की जो झिरी होती है उनमें। तो इसके लिए क्या करना है, पशुशाला की सफाई के साथ सफाई के उपरांत जो दवाई मैंने बताई थी, एमेट्रॉज है, डेल्टामेथ्रिन है, उसका 1 लीटर में 1 ml, यानी कि पशु शरीर में तो 1 लीटर 100 ml में 1 ml डालना है दवाई, 102 ml, लेकिन जो स्प्रे करने के लिए दीवार पर 1 लीटर में 1 ml यानी 0.1% घोल बनाकर उसकी दीवारों की 1 मीटर ऊंचाई तक स्प्रे करें और फर्श पे स्प्रे करें। और जब वो सूख जाए फर्श स्प्रे, उसके बाद पशु को वहाँ पर बांधें, तो वो किलनियों के जो है जो बची हुई किलनियाँ हैं वो भी मर जाएंगी। और इस तरह का जो चक्र है वो 15 दिन में दोबारा करें, फिर 15 दिन दोबारा करें। तो 3 चक्र अगर पूरे कर लेंगे पशु चिकित्सक की सलाह से, तो आपको किलनी से परमानेंट निजात मिल जाएगी। इसके बाद एक और जो है ट्रीटमेंट इसमें बूस्ट कर सकते हैं जी, एक आइवरमेक्टिन की दवाई नाम की दवाई आती है, वो भी पशु चिकित्सक की राय से आप उसको इसके साथ ही लगवा सकते हैं। तो फिर वो त्वचा में यदि कोई छुपा हुआ बैठा होगा, कोई किलनी अंदर छुप जाती हैं, छोटी छोटी किलनी है, वो त्वचा में अंदर गड्ढा करके छुप जाती हैं, तो वो भी मर जाएंगी। जैसे माइट्स हैं, बहुत सारी जो मकड़ियाँ होती हैं जो आँखों दिखाई नहीं देती हैं, वो मकड़ियों का इन्फेक्शन भी आइवरमेक्टिन और जो है वो डोरामेक्टिन, ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो पशु चिकित्सक की सलाह से पशु को दी जा सकती हैं, और वो त्वचा के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको भी मार देती हैं वो। तो इस तरह से एक तरह से पूर्ण जो है चिकित्सा त्वचा की हो जाएगी। और इसके अलावा मैं भी कहूँगा कि अपने सभी पशुओं को नहलाने के बाद कभी कभी उनकी कंडीशनिंग भी करें। कंडीशनिंग मतलब अलसी का तेल उनके शरीर पर अलसी के तेल से मालिश कर दें, ताकि उनकी जो त्वचा है और जो उसकी सेल्स हैं वो उनकी कंडीशनिंग हो सके। मतलब उनको जैसा वातावरण चाहिए वैसा वातावरण उनको पूरा हो सके, क्योंकि हमारी जो त्वचा है उसमें सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, और कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है वो फैटी लेयर होती है, ठीक है, लिपिड बाई लेयर होती है, दो फैट की 2 लेयर होती है हर सेल पे। तो अगर हम फैट की कंडीशनिंग करते हैं तो वो जो जहाँ भी जो चीज़ कमी होगी वो कमी की वहाँ पर भरपाई हो सकती है। और अगर धूप में मालिश कर रहे हैं अलसी के तेल से, तो विटामिन डी की मात्रा भी उनके अंदर फार्मेशन हो जाता है, विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। जी वो तो है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, और देखिए आपने जो हमारे व्यवहारिक या जो हमारे वैसे काम हो सकते हैं स्वच्छता को लेकर है वो ही बताया, और ये भी बताया कि अगर कोई ज़्यादा समस्या हो तो पशु चिकित्सक से भी मिल सकते हैं। तो अगर आप कुछ और बताना है चलते चलते तो इसमें। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि अपने जो पशु हैं उनकी अगर हम पशु आहार और हरा चारा ये दोनों चीज़ देते हैं तो उनकी त्वचा बहुत स्वस्थ रहती है। और जब स्वस्थ त्वचा होगी तो उनके ऊपर जो अगर कोई 1-2 जू या किलनी आ जाती हैं तो वो किलनी उनकी स्किन में जो है पर टिक नहीं पाएंगी, स्किन से नीचे गिर जाएंगी, क्योंकि स्किन को काट नहीं पाएंगी, खा नहीं पाएंगी, और वो अपनी वहाँ पर आबादी नहीं बढ़ा पाएंगी। तो इस तरह से अगर स्वस्थ त्वचा है तो स्वस्थ पशु है, और स्वस्थ पशु है तो दूध अच्छा होगा, पैदावार अच्छी होगी, और काम अच्छा होगा, और हमारा किसान भी खुशहाल रहेगा। तो इस तरह से जो है किसान को हमारे जो है जो बात हमने बताई थी वो पूरी बात को ध्यान से सुने, और इसको बार बार सुने, तो जो है मैं समझता हूँ कि उनकी जो समस्या है उसका काफ़ी कुछ निदान मिल जाएगा। इसके अलावा हर ब्लॉक में पशु चिकित्सक बैठे हुए हैं, पोस्ट तैनात हैं, तो उनसे भी आप सलाह लेकर अपनी समस्या का मौके पे निदान करा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने जानकारी दी। और वैसे देखें तो ये जो हमारे बाह्य परजीवी होते हैं देखने बड़े छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन पशुओं के स्वास्थ्य और हमारा जो दुग्ध उत्पादन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल देते हैं। और आपने इसको बताया कि कैसे पहचान भी सकते हैं, कैसे साफ़ सफाई कर सकते हैं। आपने भी बताया कि पशु चिकित्सक से भी राय ले सकते हैं इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को ये जानकारी अच्छी रही होगी। अगर फिर भी श्रोताओं आपका कोई सवाल ऐसा रह गया है, लगता है कि कुछ पूछना चाहिए आपको, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करिए, और हम उस सवाल का उत्तर आपको देने की कोशिश करेंगे, विशेषज्ञों से राय लेने की कोशिश करेंगे, तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में कुछ नई जानकारी के साथ। डॉक्टर विवेकानंद जी, आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, धन्यवाद।